देख रहे हैं हम मेहनत कश। और आज 5 मई है और आज हेनरिक कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है। और आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। हमें मार्क्स के पास क्यों लौटना पड़ेगा? आज की जो दुनिया हम देख रहे हैं वो दुनिया हमें ये बता रही है कि हमें मार्क्स के पास वापस जाना पड़ेगा, लेकिन क्यों? सवाल ये है। महान क्रांतिकारी दार्शनिक मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ था। मार्क्स ने दुनिया की वैज्ञानिक व्याख्या और दुनिया को बदलने के लिए क्रांतिकारी व्यवहार की वकालत की। दुनिया के सिर्फ 1% धनी लोगों के पास दुनिया की जितनी भी गरीब आबादी है उसका 3 गुना से अधिक संपदा है। आज दुनिया के 10% धनी लोगों का दुनिया की संपदा के 2/3 नियंत्रण कायम हो गया। इन 10% लोगों की आय दुनिया की जो आबादी है यानी 8 अरब की आबादी से उससे भी अधिक है इनकी। दुनिया के नीचे की आधी आबादी के पास दुनिया की कुल आय का सिर्फ 5% पहुंच रहा है। हमारे अपने देश में अगर आप देखें तो भारत में देश के ऊपर के सिर्फ 1% लोगों के पास देश की कुल संपदा का 40% केंद्रित हो गया है। नीचे 50% लोग सिर्फ देश की 15% आय पर गुजारा कर रहे हैं। यह सिर्फ आर्थिक असमानता और कुछ लोगों की बेतहाशा आर्थिक समृद्धि और बहुसंख्यक आबादी की बदहाली और कंगाली तक ही सीमित मामला नहीं है। यह 10% धनिकों यानी कॉर्पोरेट, टेक्नोक्रेट, वित्तीय पूंजी के मालिक, बैंकों के मालिक, शेयर मार्केट के बड़े खिलाड़ी ने सरकारों, मीडिया और लोकतांत्रिक कही जाने वाली संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर अपने धन के बल पर नियंत्रण कायम कर लिया है। ये सरकारें बना और बिगाड़ रही देश और दुनिया की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों को तय कर रहे हैं। ये अपने धन के बल पर बहुसंख्यक नेताओं और नौकरशाहों को अपनी जेब में रखते हैं। सही बात यही है कि यही दुनिया के आज की तारीख में मालिक हैं। मार्क्स के साथी एंगस ने लिखा है कि मार्क्स जो कुछ भी रहे हों सबसे पहले क्रांतिकारी थे। उनके जीवन में असल संकल्प पूंजीवादी समाज को इस या उस विधि से उखाड़ फेंकना ही था। जिस एक व्यक्तित्व ने मानव इतिहास को सर्वाधिक प्रभावित किया उस व्यक्तित्व का नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स है। वो पहले दार्शनिक थे जिन्होंने यह बताया कि मानव इतिहास की गति एवं उसकी विकास यात्रा की बुनियाद में क्या होना चाहिए। क्यों पूरी दुनिया में आदिम साम्यवाद के बाद दास प्रथा, सामंतवाद और उसके गर्भ से पूंजीवाद का जन्म हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि पूंजीवाद के गर्भ से जो नया समाज जन्म लेगा उनमें शोषण, उत्पीड़न एवं अन्याय के सभी रूपों का खात्मा हो जाएगा और एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज का जन्म होगा जिसमें अभाव, दरिद्रता, शोषण, उत्पीड़न, अन्याय का नामो निशान नहीं होगा। सभी मनुष्यों को बिना किसी भेदभाव के समान गरिमा एवं आत्मसम्मान के साथ जीने का हक होगा। कोई किसी का शोषण, उत्पीड़न करने की स्थिति में नहीं होगा। पूरा मानव समाज पूर्ण रूप से इतना विकसित मनुष्य बन जाएगा कि न तो राज्य की जरूरत होगी और न दंड की। एक ऐसा समाज किसी क्षेत्र या देश की सीमा में वो सिमटा नहीं रहेगा। पूरी दुनिया एक होगी। सारे संसाधनों पर मनुष्य की जाति का मालिकाना होगा और उनका इस्तेमाल सबके लिए किया जाएगा। देश की कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए सेना और हथियारों की भी कोई जरूरत नहीं होगी। मनुष्य अपने विकास के उस पायदान पर होगा जहां उसे दंडित करने के लिए किसी पुलिस या किसी जेल खाने की जरूरत नहीं होगी। मनुष्य प्रकृति से उतना ही लेगा जितना उसको जरूरत होगी। इस तरह समाज के इस मंजिल को उन्होंने साम्यवाद का नाम दिया था। पहली बार इसकी विस्तृत रूपरेखा उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र 1848 में प्रस्तुत की। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में रेखांकित किया कि जब अब तक का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है और वर्ग संघर्ष में एक शक्तिशाली वर्ग ने दूसरे शक्तिशाली वर्ग को हटाकर उसका स्थान लिया, लेकिन पूंजीपतियों द्वारा स्थापित पूंजीवाद ने एक ऐसे वर्ग को पैदा कर दिया जो वर्ग समाज में अब तक चली आ रही संपत्ति की व्यवस्था को खत्म कर देगा। उसके साथ ही शोषण, उत्पीड़न एवं अन्याय के सभी रूपों का खात्मा हो जाएगा। मार्क्स ने बताया
कि इस श्रम को खरीदकर पूंजीपति वर्ग मुनाफा कमाता है और अपना श्रम बेचने वाले मजदूर को सिर्फ वह इतना ही देता है जिससे कि वो जिंदा रह सके और भविष्य में अपने श्रम वाले मजदूर पैदा कर सके। मार्क्स इस मेहनत के सर्वहारा वर्ग को इतिहास के एक ऐसे निर्माता के रूप में देखते थे। आजीवन मार्क्स जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एवं इंग्लैंड की क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे। इसी कारण उनका देश निकाला होता रहा। जर्मनी से निकाले गए तो फ्रांस गए, फ्रांस से निकाले गए तो बेल्जियम, बेल्जियम से पुनः फ्रांस, फ्रांस से पुनः जर्मनी और फिर जर्मनी से इंग्लैंड। अंतिम समय उनका इंग्लैंड में ही बीता, वहां उनकी समाधि बनी। मार्क्स ने अपनी प्रतिभा, मेधा, ज्ञान, संपत्ति और शरीर पर सब कुछ क्रांति के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रक्रिया को उन्होंने भयानक गरीबी एवं अभावों की जिंदगी जीकर अपनी पैतृक संपत्ति और क्रांतिकारी संघर्षों के लिए दान कर दिया। असमय इलाज के बिना बच्चों को खोया, दर दर भटकते रहे। भौतिक अर्थों में कभी सुख नसीब नहीं हुआ, लेकिन वे हमेशा सुखी रहे क्योंकि उनका कहना और मानना था कि संघर्ष ही सुख है। 17 साल की उम्र में संघर्ष में ही सुख है नामक एक कविता उन्होंने लिखी। इसमें उन्होंने अभिव्यक्त किया इस तरह से कि कठिनाइयों से रीता जीवन मेरे लिए नहीं, नहीं मेरे तूफानी मन को यह स्वीकार नहीं। मुझे तो चाहिए एक महान ऊंचा लक्ष्य और उसके लिए उम्र भर संघर्षों का अटूट क्रम। ओ कला, तू खोल मानवता की धरोहर, अपने अमूल्य कोषों के द्वार मेरे लिए खोल। अपनी प्रज्ञा और संवेगों के आलिंगन में अखिल विश्व को बांध लूंगा मैं। आओ हम बीहड़ और कठिन सुदूर यात्रा पर चलें। आओ, क्योंकि छिछला, निरुद्देश्य और लक्ष्यहीन जीवन हमें स्वीकार नहीं। हम ऊँघते कलम घिसते हुए उत्पीड़न और लाचारी में नहीं जिएंगे। हम आकांक्षा, आक्रोश, आवेग और अभिमान में जिएंगे, असली इंसान की तरह जिएंगे। जैसा कि मार्क्स ने अपनी कविता की अंतिम पंक्ति में संकल्प किया है कि असली इंसान की तरह जिएंगे, तो वे असली इंसान की तरह ही जिए। मार्क्स ने दुनिया की दार्शनिक और वैज्ञानिक व्याख्या की, जो पूंजी के 3 खंडों में संकलित यह कृति दुनिया की अद्वितीय कृति भी कहलाती है, जिसमें उन्होंने बताया कि पूंजीवाद के विनाश के बाद ही मानव मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हम मेहनतकश। धन्यवाद, नमस्कार।